नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और आज हम बजट शो लेकर आए हैं पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर से। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जयपुर का सिंबल नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और मेरे साथ मौजूद है एक प्रोमिनेंट ट्रेड बॉडी जो राजस्थान की ट्रेड बॉडी है 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उससे सारे मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जिनके कारोबार है, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, डायमंड, हैंडीक्राफ्ट, इन तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए उद्यमी और कारोबारी मेरे साथ हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले बजट में उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मांग है। तो शुरुआत करते हैं 40 के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हीं से। सर, आप किस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? और आपसे मैं यही समझना चाहूंगा, ये हम हमारा स्पेशल शो, बजट शो आपकी सिटी पिंक सिटी जयपुर से लेके आए हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आने वाले बजट में? देखिए, बजट से संबंधित अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ट्रम्प टैरिफ से संबंधित। जो हमारा एक्सपोर्ट को जो डैमेज हुआ है उससे संबंधित हम कैसे सरकार को सुझाव देके उस ट्रम्प टैरिफ से बचे जा सकते हैं, कैसे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो अभी अनटच है इंडिया से, और ख़ासकर हम बात करें अफ्रीकन कंट्री, जो 54 कंट्रीज़ है वहाँ लोकल प्रोडक्शन बहुत कम है, तकरीबन 10% है। वो लोग अपना रॉ मटेरियल जो खनिज निकलता है वो एक्सपोर्ट करते हैं और ज़रूरत की चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। उसमें इंडिया का अगर शेयर देखा जाए तो वो बहुत कम है, 16 से 18% के बीच में है। सरकार को फोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अफ्रीका जाके कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। उसके लिए सरकार को कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, वहाँ एग्जीबिशंस लगानी चाहिए, एग्जीबिशंस ले जाने वालों को, करने वालों के लिए कुछ सब्सिडी, खास सब्सिडी देनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ से जो एक्सपोर्ट करता है अफ्रीकन कंट्रीज़ को, उसके लिए जो ड्यूटी ड्रॉबैक और रोड मैप की जो सुविधा है उसमें भी एक सुविधा बढ़ानी चाहिए सरकार को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके एक्सपोर्ट कर सके। और इसी तरह जो एक और है आर एन डी पे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इंडियन इंडस्ट्री हैं उसका ध्यान कम है। उस पर एक खास सब्सिडी सरकार को और ज़्यादा चालू करनी चाहिए, ताकि हम आने वाले टाइम में कैसे जो चाइना के बारे में हमारे यहाँ पे एक है, और चाइना जैसे आगे निकलता जा रहा है ट्रेड और इंडस्ट्री में। बिल्कुल सर, आपने 3 सुझाव दिए कि एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दी जाए, अफ्रीकन देश है वहां पर भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, एक्सपोर्ट पर फोकस बढ़ना चाहिए। सर, आप कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और अभी मौजूदा वक्त में क्या दिक्कतें हैं जिस पर आप सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? देखिए, हम एक मीडियम क्लास बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करते हैं और केंद्र सरकार के जो केंद्रीय बजट है उसमें हमें सबसे बड़ी काम बजट में जो चिंता है वो है देश पर बढ़ते हुए कर्जे की। हमारा जो देश है युवाओं का देश है और विश्व में सबसे ज़्यादा युवा हमारे हिंदुस्तान में। नो डाउट हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और तरक्की की राह पर है, लेकिन हमारी चिंता है कि हमें जो टैक्सेशन के दब नीचे बहुत सारे जो हमारे व्यापारियों के ऊपर टैक्सेशन लगाए जा रहे हैं उनमें राहत मिले, और जो सरकार का जो कर्जा है जो बढ़ता ही जा रहा है। आज सरकार पर, हमारे भारत देश पर 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा, 2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा है। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल, कर्जा जो है वो आपकी चिंता है। मैडम, आपके पास आऊंगा अब। महिला आधी आबादी से भी उनकी राय लेने जरूरी। मैडम, आप कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, 40 की मेंबर हैं और आपकी क्या चिंताएं हैं? मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ एंड वी आर मैन्युफैक्चरर्स। हम लोग इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस बनाते हैं। सो इस बार भी जब जीएसटी वगैरह के ऊपर टैक्सेशन पे कट करने की टाइम आया तो भी सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में वो जितना था उतना ही था। हम लोग भी खुश हो रहे थे कि ठीक है, कुछ प्राइसेस वगैरह डिक्रीज होंगी तो हमारा कुछ वॉल्यूम बढ़ेगा, पर उस तरह की सुविधा कोई हमारे को दी नहीं गई। उस टैक्सेशन में हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सो हम यही चाहेंगे कि जैसे बाकी सब इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट टैक्सेशन में किया है, तो भाई आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बिकॉज द मोस्ट रनिंग इंडस्ट्री। बिल्कुल, जीएसटी में जो बाकी सब सेगमेंट हुए वो आपका सेक्टर जो है वो अछूता रह गया। अछूता रह गया, तो हम ये चाहते हैं कि उस पे वापस वर्कआउट करना चाहिए सरकार को, बिकॉज इट इज द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। बिल्कुल। मैम, आपके क्या व्यूज हैं जो आप गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहती हैं? एक्चुअली एक तो मैं सिक्योरिटी फंड डेवलप करना चाहती हूँ होम मेकर्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द होम मेकर्स हैव नो, दे आर जस्ट वर्किंग एट होम। मेरा एक है, और लो इंटरेस्ट रेट्स हो और हाई इनकम टैक्स रिबेट्स के लिए आई कैन आस्क फॉर वुमेन
ओके, मेरा है। लेकिन अभी तो इनकम टैक्स की रिबेट तो सरकार ने 12 लाख तक दे दी है, तो वहां पे एक बड़ी राहत दी है। हाँ, बट जैसे इंटरेस्ट लोन वो लोअर रेट्स पे हों और मोर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हों, जैसे महिला जिसमें जो रूरल एरियाज की वुमेन है वो है, और एक बैंक क्रिएट किया जाए आई थिंक वुमेन के लिए, जिसका दे कैन रेडिली गो एंड अप्रोच फॉर लोन्स एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। Thank मैम, आपके भी क्या व्यूज रहेंगे अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर तनु रूंगटा है। हमारा स्किन क्लिनिक है डर्मेशन क्लिनिक नाम से, वैशाली नगर में। मेरा ये ओपिनियन है कि जैसे जो भी चिरंजीवी योजना चलती है वो हॉस्पिटल्स में है, बट क्लिनिक्स में इसका नहीं है इतना। क्लिनिक्स में भी ऐसा कुछ सर्विस मिले जिसमें कि ओपीडी इंश्योरेंस आप कह रही हैं? हाँ, ओपीडी में भी कुछ सर्विस मिले, प्लस उसमें जो स्किन, जैसे स्किन की ब्रांच है हमारी, तो वार्ड्स या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो पेशेंट को डिजीज ही है, कॉस्मेटिक नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ योजना मतलब जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसका दायरा बढ़ाया जाए, जिसमें और ज्यादा जो बीमारियां हैं उनको शामिल किया जाए, और ज्यादा हॉस्पिटल्स है या क्लिनिक्स है उनको शामिल किया जाए। सर, आप कहाँ से? मैं एजुकेशन से हूँ। मैं प्रिंसिपल अग्रवाल पीजी कॉलेज डॉक्टर BL देवंदा, और मैं एजुकेशन के बारे में बात करूँगा। सरकार ने जो NEP 2020 लागू की है, अभी भी उसमें काफ़ी खामियां हैं, और बजट में मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान आकर्षित करे बिल्कुल। कि एक नेशनल जो कमीशन बनाने चाह रहे थे, बाकी जो बॉडियां चल रही थी उनको मर्ज करके, लेकिन अभी वो काम अधूरा है। तो मेरी अपेक्षा सरकार से ये है कि NEP को थोड़ा ढंग से NEP पे और ज्यादा फोकस किया जाए। सर, आप युवा लग रहे हैं, आप कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? नमस्कार सर, मैं एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जो योजना चला रखी है उद्यमी योजना, उसको और रिफाइन करने की ज़रूरत है। जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो इंटरेस्ट रेट पे जो छूट मिली 8% की, उसमें सरकार को एक विंडो सिस्टम लाना चाहिए और अवेयरनेस कैंप चलाने चाहिए, क्योंकि जो नोडल डिपार्टमेंट्स है वो प्रॉपर इसको सर्कुलेट नहीं कर पा रहे। स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इतनी अच्छी योजना है, इतने लाभार्थी है। हमारा भारत वैसे भी दुनिया में सबसे युवा देश है, हमारी आबादी सबसे युवाओं की सबसे ज़्यादा भारत में है। उस लिहाज से इसको थोड़ा सा और भी डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा और अच्छे से एलोब्रेट करके, अवेयरनेस कैंप चला के, सिंगल विंडो सिस्टम चला के इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए। सर, आपसे भी एक कमेंट लेना चाहूंगा, आप कौन से सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर ले? हम लोग वी रिप्रेजेंट FMCG sector. ओके। FMCG sector is again one of the most booming sector, and India is one of the most promising country overall. We have few constraints. First of all, because of this GST 2.0, we were the one who got the best benefit out of it. सारा basically 18 से हम लोग मोटा मोटी हम लोग सब, आपकी जो सेल्स है बढ़ गई? हमारी सेल्स नहीं बढ़ी है, बट ओवरऑल अभी जो हमें डर लग रहा है वही लग रहा है कि द प्राइस हैज़ टू बी लाइक द गवर्नमेंट हैज़ टू कीप अ प्राइस टैग के प्री GST क्या प्राइसिंग थी, पता चले 3 महीने बाद गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं उन्होंने एक लॉबिंग और कार्टलिंग करके वापस से जो बेनिफिट गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को देना चाहती थी, वो कहीं ऐसा नहीं है वो जो 300 रुपये की चीज़ 200 रुपये की होती है वापस जाके। बिल्कुल, जो सरकार के द्वारा GST में छूट दी गई है उसको उस पर जो पूरी तरह से वो पास ऑन हो। हमारी इस चर्चा में देखा हमने तमाम सेक्टर्स के लोग हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए, FMCG सेक्टर से जुड़े हुए, एक्सपोर्ट से जुड़े हुए, क्लिनिक से जुड़े हुए, इसके अलावा और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, एग्रीकल्चर। यस सर, आप एग्रीकल्चर से हैं, बताइए सर। मेरा नाम बनेचंद जैन है, हाँ। पार्टी का सेक्रेटरी हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे कि बार बार वित्त मंत्री महोदय कहती है, लोकसभा में भी कहा था, प्रधानमंत्री ने भी कहा हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। हाँ हाँ। परंतु पिछले 14 साल हो चुके, नहीं 11-12 साल हो चुके इस सरकार को, बिल्कुल। परंतु अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हमने एक डिमांड करी थी सरकार से कि वाटर पंपिंग सेट जो सिंचाई के उपकरण है, स्प्रिंकलर, वाटर पंपिंग सेट, वायर एंड केबल, इस पे टैक्स 18% है। वेट के अंदर जब वेट था जब 4% था, और किसी किसी राज्यों में माफ भी था। बिल्कुल। तो हमारा ये उम्मीद थी कि आप इस पे टैक्स 5% तो कर दे, फ्री नहीं करें तो कम से कम। भाई, किसानों को जब वाटर पंप सस्ता मिलेगा तभी तो उसके पैसे बचेंगे। बिल्कुल। एक वाटर पंप पे 8,000 से लेके 50,000 तक सिर्फ टैक्स है। HP के हिसाब से उनकी अलग अलग रेट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक आप इसका वाइंडिंग वायर है 1,000 रुपए किलो, 1,200 रुपए किलो, 1,400 रुपए किलो। अब 1,000 रुपए किलो की चीज में आप 180 रुपए हमसे टैक्स ले लेंगे तो किसान टैक्स बेचारा देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैडम, आपसे भी व्यू लेना चाहूंगा, आप कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं और आपके क्या सजेशंस होंगे? बाकी और भी जो गणमान्य लोग हैं उनसे मेरी मांग होगी।
कि आप अपने सजेशन के साथ तैयार रखिए, मैं बस आपके पास भी आऊंगा। देखिए, मैं नीलम मित्तल 40 विमेन विंग प्रेसिडेंट। तो मैं तो इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करती हूँ, मेरी खुद की इंडस्ट्रीज़ है, बट मेरे साथ जितनी भी जुड़ी हुई फीमेल्स हैं वे वो भी कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इस बजट को लेके जो 15 साल से एक बार बार हम डिमांड करते हैं वो है मनरेगा वाला जो स्कीम है। ये गाँवों से शुरू है, अनस्किल्ड लेबर का मतलब बेसिकली उन्होंने उन्हीं को दिया है। हम ये चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में इसको स्किल करने के लिए ये मनरेगा का जो स्कीम है वो इंडस्ट्रियल फीमेल्स को दे दिया जाए, बिल्कुल। सो दैट ये इसका आगे जो प्रोविजन होगा वो स्किल लेबर पे बहुत अच्छा वर्क होगा और इंडस्ट्रीज को अच्छी लेबर मिलेगी और कहीं ना कहीं वो स्केल अप होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और जीडीपी या इकोनॉमिक में अपने आप ग्रोथ होगी। तो हमारी डिमांड स्किल डेवलपमेंट को लेके है जो कि हमारी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। हमें स्किल लेबर नहीं मिलती है, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ से हम लेबर को प्रिक्योर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और भी मेरे साथ हैं, आप इस तरफ आ जाइए। और सर, आप कौन से सेक्टर से है? पूरे सेक्टर के अंदर पहले जीएसटी 5% था। हाँ 1000 से ऊपर के ऊपर 12% टैक्स था। हाँ अभी सरकार बोल रही है हमने जीएसटी में छूट दी है, जबकि जीएसटी में छूट देने के बजाय इन्होंने बहुत ज्यादा जीएसटी बढ़ा दिया। हमारे 2500 से ऊपर पे पूरे सेक्टर के ऊपर 18% टैक्स किया है, बाकी पे 5% किया है। तो कोई बिल्कुल। छूट नहीं दी बल्कि टैक्सेशन बढ़ाया है। इससे उल्टा व्यापार अस्थिर होता जा रहा है। आज 2500 से नीचे में बहुत कम माल है जो कि बाजार में बिकता है। आज जितना भी ब्रांडेड गुड्स है या दूसरे गुड्स हैं सभी 2500 से ऊपर हैं। तो हमारी सरकार से रेगुलर पहले भी डिमांड थी कि 1000 से ऊपर टोटल गुड्स को 5% में लाया जाए, जबकि 5% को छोड़ के इन्होंने 12 को भी बढ़ा के 18% कर दिया। तो सरकार से यही डिमांड है कृपया इसको पूरे सेक्टर को 5% में लाया जाए, तभी जाके इस सेक्टर पूरे का सेक्टर कल्याण होगा। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान हो रहा है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हर व्यापारी परेशान है और इससे उल्टा सरकार का रेवेन्यू में उल्टा कमी आ रही है। क्योंकि क्या ये बात पहुंचाई गई है आपने? क्योंकि आप तो बहुत बोल रहे सही है, हमारे प्रवीण जी जो अभी सांसद खंडेलवाल, हाँ उन्होंने बहुत इसके लिए लड़ाई लड़ी है और अभी भी लगातार लड़ी है। सारी एसोसिएशन, पोर्टी, महासंघ सभी इस सेक्टर के ऊपर काफी लड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हो सकते। सही बात है। सर, आखिर में आपसे समझना चाहूंगा, सर आपने तो कई सारे बजट देखे हैं, कई सारी सरकारें देखी हैं, तो आपके क्या सुझाव होंगे? सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने व्यापारी के प्रति कुछ सोचा तो है। इससे पहले तो कभी कोई सोचता ही नहीं था। इंडस्ट्री के लिए आज जो लगाना चाहते हैं बच्चे, उनको एक इंडस्ट्रियल पार्क दे, शेड बना के दे, सारी सुविधाएं दे, वो अपना लेबर और मशीनरी ला के काम कराए। बिल्कुल। और दूसरी, मेरा सीआई कास्टिंग की मैं फैक्ट्री चलाता हूँ, हमें रॉ मटेरियल की बड़ी दिक्कत आती है। रॉ मटेरियल मिलता तो बहुत है लेकिन वो आता है इकट्ठा होकर कबाड़ियों की। हाँ। हम उनसे बिल भी लेते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, वो फिर बाद में भाग जाते हैं, जीएसटी जमा नहीं करते, उसकी सारी जिम्मेदारी हम पे डाल दी जाती है। जबकि हमने उनका जीएसटी नंबर देख के और चेक से पेमेंट किया, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? जीएसटी आपने दिया है उनको नंबर। बिल्कुल। ये हमारी सुविधा को एक निराकरण किया जाए। बिल्कुल। हम पर जीएसटी नंबर जिसका है उसकी जिम्मेदारी हो। और थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और आखिर में आपसे समझना चाहूंगा सर। मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ हाँ और कंस्ट्रक्शन मेन तो इनमें कि लेबर कोड जो अभी नया है 25 साल लागू किया है ना इन्होंने, हाँ उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बात कर रहे हैं ये, हाँ जो कि लेबर कोई चाहती भी नहीं है बिल्कुल। लेना भी, क्योंकि लेबर साइडों पे काम करती है, बाहर से आती है, सब उड़ीसा से, बिहार हाँ। से, झारखंड से, और हाथों हाथों को लेबर अपॉइंटमेंट कहाँ से दे, हेड ऑफिस से इशू नहीं हो पाता। कम से कम उसे ग्रेस पीरियड देना चाहिए। दूसरा मेरा सजेशन इस पर ये था कि ठेकेदारी जो बिजनेस है हमारा, ये कम्पिटिटिव बिजनेस है, इस पर कई तरह की प्रॉब्लम भी आती है साइड पे भी। तो इस पर ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता ठेकेदारों को कि भाई इसका किसी हर जो भी का लाभ बनते सब लेबर ओरिएंटेड लाभ है, एंटरप्रेन्योर के हिसाब से कोई भी लाभ नहीं बना अभी तक। बिल्कुल इस तरह से। हाँ। आखिर में मैडम, मैं आखिरी क्लोजिंग कमेंट होगा ब्रेक पे जाने से पहले, आप कौन से सेगमेंट से हैं और कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं? सर, मैं टूर एंड ट्रैवल्स को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी, वैसे तो राजस्थान सरकार काफ़ी कुछ राजस्थान के पर्यटकों के लिए कर रही है, बट स्टिल आज भी ओवरसीज जो ट्रैवलर्स आते हैं उन लोगों के लिए, उनको हमारी हेरिटेज बताने के लिए, उनको दिखाने के लिए थोड़ी सी कनेक्टिविटी और उनकी सुविधाएं ज़्यादा अच्छी करें। जैसे कि हर चीज़ में देखा जाता है कि जो अपने इंडिया के नागरिक हैं उनके लिए चार्जेस अलग है, फॉरेनर्स के लिए अलग है, बहुत ज़्यादा चार्जेस का डिफरेंस है, तो वो हम लोग उनको नहीं समझा पाते। और थोड़ा सा लेडीज़ को फोकस करके कि टूर एंड ट्रैवल्स भी मेनली मेल्स लीड करते हैं, तो वहाँ पे महिलाओं को ज़्यादा उनको आगे बढ़ाया जाए
यही मैं चाहूंगी। बिल्कुल, तो ये हमने देखा जो 40 के अलग अलग मेंबर्स हैं जिनके द्वारा अपनी राय दी गई कि बजट को लेकर। लेकिन अभी वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम स्टूडेंट से जानेंगे, जयपुर के स्टूडेंट के उनकी क्या राय है आने वाले बजट को लेकर। ईडी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है और इस समय हम हैं जयपुर के अग्रवाल पीजी कॉलेज में और यहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं जिनके कई सारे आइडियाज हैं, कई सारे सुझाव हैं सरकार के लिए। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सुझाव दे रहे हैं सरकार को, जिससे सरकार को अपनी पॉलिसी बनाने में, बजट बनाने में उन सुझावों को शामिल करना चाहिए। तो शुरुआत में करता हूं, क्या नाम है आपका और क्या सुझाव है आपका? मेरा नाम सलोनी है। मेरा सुझाव है कि जो गर्ल्स को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो एक तो समय पर मिले, टाइम पर मिले, ताकि उसका फ़ायदा हमें मिल सके। सरकार से जो स्कॉलरशिप आती है उसको आने में लेट हो जाता है और हम आगे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं, स्कॉलरशिप टाइम से मिलनी चाहिए। मैडम, आप क्या बोलना चाहती है? मैं बजट को लेकर बोलना चाहूँगी कि जैसे बजट को लेकर अगर विकास की बात करें ना, तो विकास में बजट एक रोड मैप बन चुका है। उसके तहत हम देखें तो विकास को लेके कि है ना, सबसे बढ़िया तो उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य और शिक्षा और महिलाओं तक तो ये पहुंचना सुनिश्चित करना होगा सरकार द्वारा। मतलब उनको एग्री करना, उनको आगे धरना और इन पे फोकस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसके अंदर देखें तो इसका लाभ विशेषकर किसान, युवा पीढ़ी और महिलाओं तक पहुँचाना ज़्यादा जरूरी। बिल्कुल, जो सरकार की घोषणा है वो धरातल पे आनी चाहिए, ये आपके। यस, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता मीणा है। मैं अग्रवाल पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा मानना है कि हमें बजट को लेके हरित विकास पर अपने विचारों मतलब काम करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जगह जगह पर सोलर पैनल लगाने चाहिए, पवन चक्कियाँ लगानी चाहिए। और जो भी चीज़ें आ रही है वो जो ये डेवलप हो रहा है उसमें हमें पर्यावरण को महत्व देना चाहिए, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उसके लिए बहुत वो बिल्कुल, ये सुझाव है। आप का क्या नाम है और आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम सैयदा खान है और मैं कहना चाहती हूँ जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे, उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी कंट्री को आगे ले जा सके और ग्रोथ करा सके। बिल्कुल, हायर एजुकेशन के लिए सरकार को थोड़ी और सहायता देनी चाहिए। यस मैम, आप क्या कहना चाहती है? सर, मेरा नाम अल्फिया खान है। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो उनको पेंशन मिलती है वो अभी 1000 या 1500 मिलती है, तो महंगाई के अकॉर्डिंग उसे बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो उसका कोई अभी फ़ायदा ही नहीं होता। ठीक, और उसमें जो सीनियर सिटीजन्स के जो सीरियस हेल्थ इश्यूज होती हैं, लाइक हार्ट, किडनी या डिसेबिलिटी जो होती है, उसके अंदर उन्हें पेंशन के अंदर 20 या 50% एक्स्ट्रा करना चाहिए, जिससे उनको मेडिसिन और जो ट्रीटमेंट होता है वो खुद से करवा सके, किसी पर डिपेंड होना नहीं पड़े। बिल्कुल डिपेंड नहीं होना पड़े। सीनियर सिटीजन्स का मुद्दा उठाया नई जनरेशन ने। आपका क्या कहना है? सर, मेरा कहना ये है कि जो गवर्नमेंट जो कई बच्चे होते हैं जो कि एजुकेशन के लिए उनके पास फंड नहीं होता है, तो वो गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं। कम से कम गवर्नमेंट इतना तो उन बच्चों के लिए कर ही सकती है कि वो उस गवर्नमेंट जो बच्चे एजुकेशन लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे कर दे, ताकि उनको ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो जो लोन ले रहे हैं कम से कम उनको उसका प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, बच्चों को जो लोन लिया जाता है उसका इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़े। हाँ, बताइए। जी सर, मेरा नाम गोविंद जायसवाल है एंड मैं एमए का हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल वगैरह है उनको एसएमएस से कनेक्ट करना चाहिए, जिससे एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल का बर्डन थोड़ा कम हो एंड जिससे थोड़ी एसएमएस में जो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती है वो थोड़ी कम होगी और अपन को दवाइयों और मशीनों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे और डेवलपमेंट होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। बिल्कुल, चिकित्सा के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना जरूरी है। हाँ, बताइए। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो
स्किल्स बेस होता है गवर्नमेंट स्कूल में, वो स्किल्स बच्चों को सिखानी चाहिए जिससे जो अदर कंट्रीज़ के बच्चे होते हैं उनके काबिल हमारा इंडिया भी आगे ग्रो कर सके। और इन स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको भी गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि उनको भी इम्प्रूव किया जाए। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस। हाँ, आपके क्या सुझाव रहेंगे सरकार के लिए? सर मेरा सुझाव यही है, जो भी शिक्षा पॉलिसी है जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है उस पर गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार चलता ना, जो शिक्षा पॉलिसी के अंदर जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ होता है, उस पर गवर्नमेंट को सख्त कार्रवाई और एजेंसी से सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ और बच्चे बोलना चाहते हैं, शर्माइए मत, अपने विचार रखिए। कोई है, कोई बोलना चाहता है तो बताइए, मैं आता हूँ आपके पास। देखिए, तो इतने ही बच्चे हैं जो अपने विचार दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सुझाव है, ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए सुझाव है, जिसमें सीनियर सिटीजन से लेकर सुझाव है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट और कैसे जो हम विकसित भारत की तरफ हमें आगे बढ़ना है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ अग्रवाल पीजी कॉलेज के छात्रों के द्वारा ये सुझाव दिए गए। तो ये हमारा स्पेशल शो जो था वो जयपुर से था, अग्रवाल पीजी कॉलेज के इस प्रांगण से, जहां पर हमने अलग अलग तरह के विचार सुने। और ये कोशिश रहेगी कि इन सुझावों को, इन विचारों को सरकार तक पहुंचाया जा सके, जिससे सरकार अपनी पॉलिसी बनाती है उसमें इन सुझावों को शामिल कर सके। तो हमारे स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।